बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हार्वर्ड अकेडमी। आज का हमारा सेशन पंजाब सेल्स टैक्स ऑन सर्विस एक्ट 2012 के हवाले से है और इसको हमने सेक्शन 16 से मूव करेंगे आगे। सेक्शन 16 है 16A, 16B, 16C, 16D। वो उसकी फ़र्दर एडिशन है, या आप ये कह सकते हैं कि 16 सेक्शन की क्लैरिफिकेशन में एडिशनल सेक्शन ऐड होगा। काफ़ी लेंथी होगा आज का हमारा सेशन, लेकिन इसको आपने ध्यान से लेके चलना है। एंड पे हम समरी भी इसकी करेंगे और उसके बाद आपका टेस्ट होगा, क्विज़ होगी। सो इस हवाले से आपने अपने आप को अलर्ट रखना है। सेक्शन 16 का सब्जेक्ट है डिडक्शन एंड एडजस्टमेंट ऑफ टैक्स ऑन इनपुट्स टू द बिज़नेस। अच्छा, पहले यहाँ पे ये कंसेप्ट क्लैरिफाई कर लेते हैं, उसके बाद आपको समझने में आसानी हो जाएगी। कि लेट्स सपोज आप एक सर्विस प्रोवाइडर हैं, और एक सर्विस प्रोवाइड करने के हवाले से वो सर्विस हम कह लेते हैं कि जी XYZ सर्विस का नाम है, X, Y और Z। अब ये सर्विस XYZ जो है ना, आपके पास 3 फर्दर जिनसे आप सर्विस ले रहे हैं, ख़ुद आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, XYZ एक मजमूआ है और आपको 3 सर्विस प्रोवाइडर हैं फर्दर, X, Y और Z। इनको अलग अलग ये आपको सर्विस दे रहे हैं। इस XYZ को मुकम्मल होने के लिए आपको इन 3 लोगों से सर्विस लेनी पड़ती है, यानी कि इन 3 लोगों से आप सर्विस रिसीवर हैं, तब जाके आप सर्विस प्रोवाइडर हैं। अब जब आप सर्विस रिसीवर हैं तो आप यहाँ पे सर्विसेज के ऊपर टैक्स पे कर रहे हैं। यही XYZ के ऊपर लेट्स सपोज आप 100 ईच, 100 प्लस 100 प्लस 100, 300 का आप टैक्स पे कर रहे हैं। अब जब आप XYZ एज ए सर्विस प्रोवाइडर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, 1000 आपको अगेन सर्विस पे टैक्स पे करना पड़ रहा है बीइंग रजिस्टर्ड पर्सन। लेकिन आप ये जो ऑलरेडी इसके ऊपर टैक्स पे कर चुके हैं 300 बीइंग सर्विस रिसिपेंट, तो आप उसको डिडक्ट कर सकते हैं। इसको कहेंगे इनपुट की जो टैक्स की एडजस्टमेंट है, ये 300। लेकिन इसके लिए कुछ शराइत हैं, ज़वाबित हैं। हर बंदा क्लेम नहीं कर सकता जो रजिस्टर्ड होगा, और बहुत सारी इसकी शराइत हैं। लेकिन जो मेनली रजिस्टर्ड होगा और उसके पास डॉक्यूमेंट्स होंगे, प्रूफ होगा कि उसने ये पे किया, विद इन 6 मंथ वो क्लेम करेगा ये इनपुट टैक्स की एडजस्टमेंट। तो दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ, बीइंग अ सर्विस प्रोवाइडर आप एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं XYZ, और ये XYZ कहीं से आप सर्विस कंबाइन कर रहे हैं 3 सर्विसेज के मजमूआ के से, यानी कि मिस्टर XYZ मिल के तीनों आपको एक सर्विस देते हैं, या एक सर्विस का एक मजमूआ टाइप। ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्लैरिफिकेशन है कि आप इसको समझ सकें। तो जब ये आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं बीइंग सर्विस रिसिपेंट, आप इनको ऑलरेडी 300 इन्होंने आपसे टैक्स विद होल्ड किया है, आपने 300 टैक्स पे किया था। अब जब आप सर्विस प्रोवाइडर होंगे XYZ का एक मजमूआ किसी को सर्विस प्रोवाइड करेंगे, उनको अलग XYZ अलग अलग से नहीं चाहिए, बल्कि उनको XYZ के नाम से सर्विस चाहिए, जो कि मजमूआ है XYZ, 3 लोगों ने मिलकर इसको बनाया है, ये प्रोवाइड किया है। तो XYZ जब आप सर्विस प्रोवाइड करेंगे, इसके ऊपर सर्विस बीइंग सर्विस प्रोवाइडर और रजिस्टर्ड सर्विस प्रोवाइडर आपने 1000 टैक्स पे किया, और इस 1000 के ऊपर आप फर्दर जो आपने पहले टैक्स पे किया था 300, ये आप क्लेम कर लेते हैं। इसको कहते हैं डिडक्शन एंड एडजस्टमेंट ऑफ टैक्स ऑन इनपुट्स टू द बिज़नेस। कि आपके बिज़नेस को, यानी कि जब आप XYZ के नाम से सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे, आपके बिज़नेस ने ये टैक्स बीइंग इनपुट, यानी कि आपने इसको फर्दर अपने मकसद के लिए नहीं ले रहे थे, बल्कि इसको आगे फर्दर सेल करना था, इसकी ज़रूरी था कि आपको टैक्स पे करना पड़ा।
तो इसलिए डबल टैक्सेशन से अवॉइड करने के लिए ये आप टैक्स पे करते हैं। ये बात जब आपको समझ आ जाएगी तो अब आपको चीज़ें समझना काफ़ी आसान हो चुका होगा। अ पर्सन रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर दिस एक्ट शैल बी एंटाइटल टू डिडक्ट फ्राम द पेएबल अमाउंट। यही वो बात की गई है, जो पहले टैक्स पे करता है तो वो डिडक्ट कर सकता है। द अमाउंट ऑफ टैक्स पेएबल, ये पेएबल है 1000 या ऑलरेडी पेड बाय हिम ऑन द रिसीट ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज एक्सक्लूसिवली यूज्ड इन कनेक्शन विद द टैक्सेबल सर्विसेज ही प्रोवाइड्स। यहाँ पे यही बात की गई, जो ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है XYZ, इसके ऊपर जो 300 या तो पेएबल है या पे कर दिया है, subject to the condition that he holds a true and valid tax invoice। ये वो बात है कि आपके पास टैक्स इनवॉइस होना चाहिए, नॉट ओल्डर दैन 6 टैक्स पीरियड्स, यानी कि 6 मंथ से ज़्यादा का टाइम नहीं होना चाहिए। शोइंग द अमाउंट ऑफ टैक्स चार्ज, ये अमाउंट जो 300 की टैक्स उसने पे की थी ये शो होनी चाहिए। अंडर द एक्ट ऑन द सर्विसेज सो रिसीव, जो इसने सर्विसेज XYZ के नाम से रिसीव की थी उसके ऊपर 300 टैक्स था, इनवॉइस भी है, 6 मंथ के अंदर अंदर है जब ये क्लेम कर रहा है। बट द अथॉरिटी मे डिस अलाउ और सब्जेक्ट टू एडिशनल कंडीशन, ये तो कंडीशन जो हमने बात की इसके ऊपर भी फर्दर एडिशन हो सकती है। मे रेस्ट्रिक्ट सच डिडक्शन इन केसेस और विद रेस्पेक्ट टू टैक्सेबल सर्विसेज और गुड्स स्पेसिफाइड इन सेक्शन 16A और सेक्शन B ऑफ और द रूल्स, यानी कि ये सेक्शन में बात वादे होगी, उसके मुताबिक कोई जो इसमें शामिल नहीं होंगे वो अथॉरिटी का मैंडेट है। लेकिन जो मेन जो रिक्वायरमेंट है जनरली जिस पे डिडक्शन अलाउड है वो हमने बात कर ली है। बाकी अथॉरिटी के पास तो रूल्स वगैरह जो बाद में या उसके में डिडक्शन डिस अलाउ करना चाहती है तो वो कंडीशन लगा सकती है। अच्छा जी, सब सेक्शन 2 कहता है, अच्छा वो एग्जांपल आपने माइंड में रखनी है पूरे आज के जो हमारा सेशन है इसमें। सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 16A, सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 16A, ये हम आगे चल के पढ़ेंगे, और सेक्शन 16B, और टू सच कंडीशंस एंड रेस्ट्रिक्शंस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड द अथॉरिटी मे अलाउ। अथॉरिटी मे अलाउ, ये जो बातें यहाँ पे 16A और 16B में पढ़ेंगे, इसके अलावा अथॉरिटी मे अलाउ अ रजिस्टर्ड पर्सन टू क्लेम एडजस्टमेंट, कि किसी इंडिविजुअल को अथॉरिटी ने अलाउ करना है कि वो एडजस्ट कर ले अपना टैक्स, डिडक्शन कर ले या रिफ़ंड उसको करना है इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्स पेड और पेएबल अंडर एनी अदर लॉ, किसी और कानून के मुताबिक, इस एक्ट के अलावा किसी और में उसका है, इन लॉ अदर लॉ इन फॉर एनी टैक्सेबल सर्विस और सर्विसेज और क्लास ऑफ टैक्सेबल सर्विस और सर्विसेज और गुड्स यूज्ड इन कनेक्शन विद द प्रोविजन ऑफ द टैक्सेबल सर्विस बाय सच पर्सन। इस बंदे ने जो सर्विस XYZ के नाम से प्रोवाइड कर रहा था उस कनेक्शन में कोई गुड्स या सर्विसेज के हवाले से रिक्वायरमेंट थी। इफ़ ही होल्ड्स अ वैलिड टैक्स इनवॉइस और डिक्लेरेशन ऑफ import of goods not older than 6 tax periods bearing his name and NTN, उसका नेशनल टैक्स नंबर भी मेंशन्ड है, 6 मंथ से ज़्यादा का टाइम भी नहीं है, इंपोर्ट की था वो चीज़ें जो इसने अपनी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए इस्तेमाल करनी थी, और उसका इनवॉइस वगैरह उसके पास मौजूद है। तो ये 16 यानी कि सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ सेक्शन 16A और सेक्शन 16B और एनी अदर सच कंडीशंस एंड रेस्ट्रिक्शन एज मे बी प्रिस्क्राइब द अथॉरिटी में अलाउ, कि किसी और कानून में यानी कि इसके अलावा किसी और लॉ में जो इसको अथॉराइज़ करता है कि ये जो सर्विस XYZ के नाम से प्रोवाइड कर रहा है उसमें जो चीज़ सर्विस हो, गुड्स हों, वो प्रोवाइड की गई हैं और उसके लिए इंपोर्ट इसने की थी कोई वो गुड्स या सर्विसेज, तो उसके ऊपर इसने ऑलरेडी टैक्स पे किया था और उस टैक्स का इनवॉइस इसके पास मौजूद है। और 6 टैक्स पीरियड्स, 6 मंथ का जिक्र नहीं है, जहाँ पे आपके पास टिपिकल क्वेश्चन आए तो आपने ये क्लैरिफाई करना है, 6 टैक्स पीरियड्स, ठीक है। तो ये आगे फर्दर एक एडिशन कि कौन मज़ीद भी अलाउ किया जा सकता है, ये रेस्ट्रिक्शन 16A और 16B में आगे चल के हम कवर करेंगे। लेकिन यहाँ तक सिर्फ ये बात की गई है कि किसी और कानून में भी अगर उसको इजाज़त है तो वो डिडक्शंस
रिफ़ंड उसको हो सकता है, एडजस्टमेंट वो कर सकता है। इसके बाद आ जाता है हमारा सब सेक्शन 3। फॉर द पर्पज़ ऑफ सब सेक्शन 2, जो अभी हमने बात की किसी और लॉ की, द अथॉरिटी में अडॉप्ट द प्रिंसिपल्स और कंसेप्ट्स laid down in such other law in respect of adjustments, deductions or refunds, including zero rating principle। यानी कि कोई और भी प्रिंसिपल सेट करना हो तो वो किया जा सकता है कॉन्सेप्ट्स या जो भी हवाले से, कि अगर किसी और लॉ के मुताबिक अगर वो अथॉराइज्ड है डिडक्शन के लिए, एडजस्टमेंट के लिए, रिफ़ंड के लिए, तो ये गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी है। सब सेक्शन 4 कहता है notwithstanding anything contained in this act और द रूल मेड देयर अंडर, कि इस एक्ट के मुताबिक या इस एक्ट के कवानीन के मुताबिक, द अथॉरिटी विद द अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस, लिमिटेशंस, रेस्ट्रिक्शंस एज मे बी स्पेसिफाइड देयर इन अलाउ, यहाँ पे है कि नोटिफाई करना पड़ेगा ऑफिशियल गजट में इस एक्ट के मुताबिक या इस एक्ट के रूल के मुताबिक, किसको, अलाउ अ रजिस्टर्ड पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन टू डिडक्ट सच अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स फ्रॉम द आउटपुट टैक्स एज मे बी स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन। तो जो नोटिफिकेशन पे डिपेंड करता है कि वो किस क्लास को या किस क्लास ऑफ पर्सनस को अलाउ कर रहे हैं डिडक्शंस के लिए, ताकि वो इनपुट टैक्स को एडजस्ट करें। इनपुट टैक्स के हवाले से जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी, अगेन उसी पे बात हो रही है, अलग अलग x प्लस वाई प्लस जी अलग अलग है। ये हमारे पास इनपुट के ऊपर हमने जो 300 टैक्स पे करी, ठीक है जी। इस हवाले से ये बात हो गई। अब आगे हम देख लेते हैं सब सेक्शन 5। फॉर द पर्पज़ ऑफ सब सेक्शन 1 और सब सेक्शन 2, सब सेक्शन 1 में कहा गया था कौन अलाउड है टैक्स पे के लिए, दूसरे में कि दूसरे कवानीन के मुताबिक अगर कहीं कोई अलाउड है, द अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी डिडक्टेड और एडजस्टेड, द अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी डिडक्टेड और एडजस्टेड शैल नॉट इंक्लूड एनी अमाउंट ऑफ एडिशनल टैक्स। अब ये जो अलाउड है उसमें ये चीज़ें नहीं होंगी। एडिशनल टैक्स कोई उस पर है या उसको फर्दर टैक्स लगाया गया था, एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ा था, या उसने कोई डिफ़ॉल्ट पे सरचार्ज दिया था, या कोई फ़ाइन दिया था, या पेनल्टी या और फ़ी इम्पोज्ड और चार्ज अंडर दिस एक्ट और एनी अदर लॉ, किसी और कानून के मुताबिक उसके ऊपर यानी कि टैक्स की अमाउंट के अलावा एडिशनल टैक्स था, फर्दर टैक्स था, एक्स्ट्रा टैक्स था, डिफ़ॉल्ट सरचार्ज था, फ़ाइन था, पेनल्टी थी, कोई भी हो तो वो अलाउ नहीं होगी। यहाँ तक होप्स होके आपको चीज़ें अंडरस्टैंड हो रही हैं। अब आ जाता है हमारा सेक्शन 16A, जिन पे जो एडमिसिबल ट्रांजैक्शंस नहीं हैं उनका हमने करना है पहले, कि कौन कौन क्लेम कर सकता है, किस तरह से अथॉरिटी के पास पावर है कि वो एडजस्टमेंट अलाउ कर दे, रेस्ट्रिक्शन कंडीशंस लगा कर। अब ये जो 16A है इसमें एडिशन जो की गई है, ये ट्रांजैक्शंस जो एडमिसिबल नहीं हैं टैक्स डिडक्शन के लिए या इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट के लिए, उनका जिक्र होगा। नॉटविथस्टैंडिंग anything contained in this act or any other law for the time being in force, payment of amounts of one or more transaction made to the same person in one tax period where the aggregate of such amounts exceeds 50,000 rupees, यानी कि वो अमाउंट उसकी एक ही ट्रांजैक्शन में 50,000 रुपीज़ से बढ़ रही है, including the amount of sales tax but excluding any payment made on account of utilities, यानी कि टैक्स समेत ये अमाउंट 50,000 की, लेकिन इसमें यूटिलिटीज़ के मद में कोई पे किया गया वो शामिल नहीं होगा। shall be made by a crossed check drawn on a bank यहाँ पे सिंपल बात की गई है, जो अमाउंट की लिमिट की गई है वो सिर्फ इसलिए ताकि बैंकिंग चैनल से ये बात जो पेमेंट हुई है वो बैंकिंग चैनल से, अगर बैंकिंग चैनल से नहीं है और वो क्रॉस चेक नहीं है तो फिर वो अथराइज नहीं होगा क्लेम करने के हवाले से। शैल बी मेड बाय अ क्रॉस चेक ड्रॉन ऑन बैंक और बाय क्रॉस बैंक ड्राफ्ट और क्रॉस पे ऑर्डर और एनी अदर क्रॉस बैंकिंग
instrument showing transfer of the amount of the sales tax invoice in favor of the service provider from the business account bank account of the service recipient। यानी कि जो सर्विस रिसिपेंट है वो अपने बिजनेस बैंक अकाउंट से दूसरे के बैंक अकाउंट में जो भेज रहा है वो बैंकिंग चैनल से होनी चाहिए अगर अमाउंट जो है वो 50,000 से बढ़ रही है। दोबारा पढ़ लेते हैं। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस एक्ट और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स पेमेंट ऑफ अमाउंट्स ऑफ वन और मोर ट्रांजैक्शन, यानी कि एक ट्रांजैक्शन भी हो सकती है या वन से ज़्यादा भी हो सकती हैं, मेड टू द सेम पर्सन, वही पर्सन है जिसको हम पेमेंट कर रहे हैं, इन वन टैक्स पीरियड, एक महीना का जो टाइम पीरियड है टैक्स पीरियड उससे मुराद है, वेयर द एग्रीगेट ऑफ सच अमाउंट्स, यानी कि एग्रीगेट उसको टोटल किया जाए तो अमाउंट जो है एक्सीड 50,000 रुपीज़ इंक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स बट एक्सक्लूडिंग द पेमेंट मेड ऑन अकाउंट ऑफ यूटिलिटीज शैल बी मेड बाय अ क्रॉस्ड चेक ड्रॉन ऑन a bank or by a cross bank draft or crossed pay order or any other cross banking instrument, यानी कि बैंकिंग चैनल को वो यूज़ करते हुए करेगा, अदरवाइज़ यानी कि जो सर्विस प्रोवाइड करने वाला है उसको होगी पेमेंट और सर्विस रिसिपेंट जो है वो बैंकिंग अकाउंट से ही पेमेंट करेगा। तो ये एक कंडीशन है, यानी कि बैंकिंग चैनल से पेमेंट हुई होनी चाहिए अगर अमाउंट 50,000 से ज़्यादा होती है एक टैक्स पीरियड में। एक टैक्स पीरियड से मुराद है 1 मंथ। सब सेक्शन 2 कहता है ऑनलाइन ट्रांसफ़र ऑफ पेमेंट्स फ्रॉम द बिजनेस अकाउंट ऑफ सर्विस रिसिपेंट टू द बिजनेस अकाउंट ऑफ सर्विस प्रोवाइडर एज वेल एज पेमेंट्स थ्रू क्रेडिट कार्ड शैल बी ट्रीटेड एज अ ट्रांजैक्शन थ्रू द बैंकिंग चैनल, यानी कि क्रेडिट कार्ड यूज़ हुआ है या बैंकिंग चैनल सर्विस रिसीव करने वाला और सर्विस प्रोवाइड करना दोनों का बैंक अकाउंट जो है वो बिजनेस बैंक अकाउंट यूज़ हो रहा है। shall subject to the condition that such transaction are verifiable from the banking statement of the respective service recipient and service provider, कि कोई सर्विस रिसीव करने वाला और प्रोवाइड करने के वाले के दरमियान में जो ट्रांजैक्शन है ये बैंकिंग चैनल से है और वेरीफाइएबल है और अगर क्रेडिट कार्ड यूज़ होगा तो वो भी वैलिड है इस हवाले से। इसके बाद सेक्शन 16A हमारा अभी चल रहा है। सब सेक्शन 3 इसका कहता है द सर्विस रिसिपेंट, जो सर्विस रिसीव करना है, शैल नॉट बी एंटाइटल टू क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट एडजस्टमेंट और डिडक्शन और रिफंड पेमेंट और जीरो रेटिंग ऑफ टैक्स अंडर दिस एक्ट इफ पेमेंट फॉर द अमाउंट इज मेड अदरवाइज दैन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड इन द सब सेक्शन 1 प्रोवाइडेड दैट पेमेंट इन केस ऑफ अ ट्रांजैक्शन ऑन क्रेडिट इज ट्रांसफर्ड विद इन 180 डेज ऑफ इशुएंस ऑफ द इन्वाइस, के टैक्स इन्वाइस उसको इशू हो गया तो उसने 180 डेज़ के अंदर बैंकिंग चैनल को यूज़ करते हुए उसने पेमेंट की थी तो फिर वो अलाउड है, अदरवाइज नहीं होगा। अच्छा जी, इसके बाद है सब सेक्शन 4 द अमाउंट ट्रांसफर्ड इन टर्म्स ऑफ दिस सेक्शन, यानी इस सेक्शन की जो बात हो रही है, शैल बी डिपॉजिटेड इन अ बिजनेस अकाउंट ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर, सर्विस प्रोवाइड करने वाले के बिजनेस बैंक अकाउंट में जानी चाहिए, अदरवाइज द सर्विस प्रोवाइडर शैल नॉट बी एंटाइटल टू क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट, यानी जो सर्विस ये प्रोवाइडर है वो इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर पाएगा अगर बैंकिंग चैनल यूज़ नहीं हुआ। एडजस्टमेंट और डिडक्शंस और रिफंड पेमेंट ऑफ जीरो रेटिंग ऑफ टैक्स, यानी कि जितनी भी है ये बैंकिंग चैनल के ज़रिए से बैंक अकाउंट जो बिजनेस बैंक अकाउंट है उसमें ट्रांसफ़र होनी चाहिए। इसके बाद आ जाती है एक्सप्लेनेशन इसकी। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन द टर्म बिजनेस बैंक अकाउंट मीन्स अ बैंक अकाउंट यूटिलाइज्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन फॉर बिजनेस ट्रांजैक्शन डिक्लेयर टू द अथॉरिटी इन द प्रिस्क्राइब मैनर, कि जो उसका बैंक अकाउंट यूज़ हो रहा है उसने उसको डिक्लेयर किया हुआ है, डिक्लेयर किया हुआ एज़ पर जिस तरह भी अथॉरिटी ने अपना प्रोसीजर दिया उस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए उसकी जो भी ट्रांजैक्शन होती है, तो लेकिन बंदा जो है वो रजिस्टर्ड सर्विस प्रोवाइडर है। अच्छा, इसके बाद आ जाता है जी 16B टैक्स क्रेडिट नॉट अलाउड। ये तो हो गया था जी जो सर्टन ट्रांजैक्शन है उनकी
बैंकिंग चैनल से होना चाहिए, क्रेडिट कार्ड भी एक्सेप्टेबल है, और विद इन 180 डेज़ जो है वो इनवॉइस के उसने पेमेंट कर दी थी, और बैंकिंग अकाउंट में यानी कि बिज़नेस बैंक अकाउंट में उसने ट्रांजैक्शन हुई थी, तभी जाके वो क्लेम कर सकता है सर्विस प्रोवाइडर। अब इसके बाद जो टैक्स के लिए अलाउड नहीं है, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस एक्ट और द रूल्स, अ रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी एंटाइटल टू क्लेम इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ। पॉइंट्स हैं, ये काफ़ी लंबे पॉइंट्स हैं, लेकिन आपने गौर से इनको दोबारा से भी करना है, रिपीट करना है माइंड में भी, और दूसरे नंबर पे इस पर प्रैक्टिस करनी होगी। सेक्शन ये लंबा थोड़ा सा। कैपिटल गुड्स, कैपिटल गुड्स में क्या क्या आती हैं? प्लांट पे, मशीनरी, इक्विपमेंट एंड अदर नॉट एक्सक्लूसिवली यूजेबल और यूज्ड इन प्रोवाइडिंग टैक्सेबल सर्विसेज, यानी कि नॉट एक्सक्लूसिवली यूजेबल और यूज्ड इन प्रोवाइडिंग टैक्सेबल सर्विसेज, ऐसी कैपिटल गुड्स जो आपके सर्विस प्रोवाइड करने के लिए इस्तेमाल नहीं हो रही, उस पर अलाउ नहीं है इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट। दूसरा पॉइंट बी, गुड्स एंड सर्विसेज ऑलरेडी इन यूज ऑन विच द टैक्स इज नॉट पेड और वेयर पेड द इनपुट एडजस्टमेंट हैज़ बीन टेकन बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट और वेयर the input related goods and services were purchased or acquired before the such commencement, कि इस एक्ट के अप्लाई होने से पहले वो चीज़ हो चुकी थी जो टैक्स इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट के हवाले से वो क्लेम करनी थी, नहीं करनी थी, जो भी उस कवानीन के मुताबिक थी वो हो चुकी है। अब वो चूँकि ये कमेंस इस एक्ट के कमेंसमेंट से पहले की बात है, तो इसलिए उस पर भी क्लेम नहीं कर सकते, अलाउड नहीं है टैक्स क्रेडिट। पॉइंट से, यूटिलिटी बिल्स नॉट इन द name of registered person with reference to his registered premises unless evidence of consumption is produced in the matter of such claim, कि अगर कोई यूटिलिटी बिल पे करते हैं या कोई यूटिलिटी के चार्जेस होते हैं, लेकिन वो रजिस्टर्ड पर्सन जो है सर्विस प्रोवाइडर है उसके नाम पे नहीं है, तो फिर वो क्लेम नहीं कर सकता। हाँ, अगर उस चीज़ को प्रूव करने के लिए कि ये यूटिलिटी उसी मकसद के लिए यूज़ की गई है जो उसके बिज़नेस का सेटअप है, जो सर्विस प्रोवाइड करने के लिए काम ज़रूरी था, तो उसके लिए उसको प्रूफ मुहैया करना पड़ेगा क्लेम अपना जो है वो ऑथेंटिकेट करने के लिए। पॉइंट नंबर डी, द टैक्स क्लेम्ड एज इनपुट टैक्स ऑन सर्विसेज वेयर सच टैक्स अमाउंट हैज़ नॉट बिन डिपॉजिटेड बाय द सप्लायर और द सर्विस प्रोवाइडर, सप्लायर है या सर्विस प्रोवाइडर है, उसने इसको पे ही नहीं किया जो ये इनपुट टैक्स क्लेम कर रहा है या जिसके ऊपर डिडक्शन मांग रहा है। एक्चुअली जो इसने पे किया था या करना था सर्विस प्रोवाइडर को, उसने गवर्नमेंट ट्रेजरी में पे ही नहीं किया, और वे द एविडेंस ऑफ सच पेमेंट इज़ नॉट प्रोड्यूस्ड, कि अगर आपके पास प्रूफ ही नहीं है कि आपने जिसने आपको सर्विस प्रोवाइड की थी उसके पास ऐसा सबूत है, इनवॉइस नहीं है या फलां, मतलब जो भी प्रूफ होना चाहिए वो नहीं है, तो उस पर भी क्लेम नहीं किया जा सकता। इसके बाद है पॉइंट नंबर ई, कैरी फॉरवर्ड, कैरी फॉरवर्ड ऑफ द इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू द पीरियड प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट, इस एक्ट के लागू होने से पहले, इस एक्ट के लागू होने से पहले अगर वो टाइम गुजर चुका है और उस टाइम पीरियड का आप क्लेम करना चाहते हैं, वो नहीं कर सकते। पॉइंट नंबर एफ, गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव्ड अगेंस्ट false, fake, forged, flying, untrue, unreal or unrelated invoices or against purchases from the person blacklisted or suspended by the authority or by the Federal Board of Revenue or by any other provincial authority, कि कहीं आपके जो फेक है डॉक्यूमेंट्स, इन्वॉइसेस वगैरह, उनकी बेसिस पे भी आप क्लेम नहीं कर सकते इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट। इसके अलावा से कोई ब्लैक लिस्टेड है, वो फेडरल बोर्ड की ऑफ रेवेन्यू से हो सकता है या प्रोविंशियल किसी अथॉरिटी ने उसको ब्लैक लिस्ट किया हो, तो आप उस पर भी क्लेम नहीं कर सकते। पॉइंट जी, गुड्स एंड सर्विसेज लाइबल टू अ टैक्स रेट लेसर दैन 15% ऑफ द चार्ज और टू अ स्पेसिफिक रेट ऑफ टैक्स नॉट बेस्ड ऑन वैल्यू व्हेन यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग और रेंडरिंग एनी सर्विस, कि जो सर्विस प्रोवाइड की जा रही है उस पर 15% से लेस टैक्स पे किया गया या
अदर दैन वैल्यू है, यानी कि वैल्यू के अलावा उसके ऊपर कोई रूल लगता है कि डायरेक्ट टैक्स आपने इस पे 5% पे करना है जी, वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता। अगर वैल्यू का देखें तो वैल्यू पे जितनी वैल्यू के हिसाब से बनती है, तो इस हवाले से, और अगर टैक्स के जो रेट है उस पर 15% से लेस है तो भी क्लेम नहीं कर सकते। पॉइंट एच, गुड्स एंड सर्विसेज यूज्ड और कंज्यूम्ड इन अ सर्विस लायबल to a rate of tax lesser than 15% of the charges or to a specific rate of tax not based on value, यानी जो वैल्यू पे बेस नहीं करता, जो आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसका इनपुट था और उस पर टैक्स बिलो 15% है या अदर देन वैल्यू है। तो दोनों में से जो कंडीशन, यानी कि अगर आपने सर्विस रिसीव करने वाले से जो सर्विस रिसीव की है उस पे है, यानी कि बिलो 15% है, या वैल्यू के अलावा टैक्स है, या जो सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो बिलो 15% है, या फिर अदर दैन वैल्यू है, तो दोनों में से एक जो भी लागू होगी उस पर आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। पॉइंट आई है, व्हीकल्स इंक्लूडिंग 3 and 2 व्हीलर्स, जो कोई गाड़ी ख़रीदते हैं 3 और 2 व्हीलर हो उस पर भी क्लेम नहीं कर सकते। पॉइंट ये है, फूड, बिवरेजेस, गारमेंट्स, फैब्रिक्स और अदर एंड कंजम्पशन ऑन एंटरटेनमेंट, अम्यूज़मेंट, रिक्रिएशन और इन्जॉयमेंट, इस मकसद के लिए जो फूड बिवरेज वगैरह इस्तेमाल हुई होंगी उनके ऊपर भी टैक्स एडजस्टमेंट नहीं है। गिफ्ट एंड गिव अवे, उस पर भी टैक्स नहीं है। गुड्स और सर्विसेज यूज्ड और टू बी यूज्ड फॉर एनी पर्पज़ अदर दैन फॉर द टैक्सेबल सप्लाईज मेड और टू बी मेड बाय हिम, यानी कि कोई भी अदर दैन सर्विस प्रोविज़न जो जिस पे आपने टैक्स पे करना उसके मकसद के लिए हो, ये पर्सनल भी हो सकती है या किसी और मकसद के लिए भी हो सकती है, तो उस पर आप क्लेम नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ टैक्सेबल सप्लाईज़ के हवाले से होना चाहिए। पॉइंट एम, गुड्स एंड सर्विसेज रिक्वायर्ड फॉर पर्सनल एंड और नॉन बिजनेस कंजम्पशन, बिजनेस के अलावा कंजम्पशन के लिए वो चीज़ें चाहिए थी उसके ऊपर भी क्लेम नहीं कर सकते। गुड्स एंड सर्विसेज नॉट रिलेटेड टू द टैक्सेबल सप्लाईज मेड और सर्विसेज रेंडर्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन, जो सर्विस आपने रिसीव की थी या जो सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हैं उसके अलावा से कोई आप गुड्स और सर्विसेज इस्तेमाल करते हैं उनके ऊपर टैक्स जो होगा उस पर भी आप क्लेम नहीं कर सकते। पॉइंट वो है, गुड्स एंड सर्विसेज इन रेस्पेक्ट ऑफ विच input tax adjustment is barred under the respective federal and provincial sales tax law, फेडरल या प्रोविंशियल टैक्स लॉ के मुताबिक ऐसी इनपुट जो कि अलाउड नहीं है या बार की गई है कि उनके ऊपर टैक्स एडजस्टमेंट होगी, तो उस पर भी आप नहीं क्लेम करेंगे। पी है, सेल्स टैक्स पेड टू द फेडरल गवर्नमेंट और एनी अदर प्रोविंशियल गवर्नमेंट फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स or provision of services if the sales tax law of the federation or the province concerned does not allow adjustment of tax input tax paid under this act। इस एक्ट के मुताबिक अगर कोई ऐसी चीज़ जिसको नोटिफाई किया गया हो, कहा गया हो कि फेडरेशन की तरफ से हो या प्रोविंस की तरफ से हो, जिस पे ऊपर इनपुट टैक्स आप क्लेम नहीं कर सकते, तो उसको भी आप क्लेम में नहीं लेके आएंगे। क्यों है, फ्रॉम द डेट to be notified by the authority such goods and services, from the date, ये important है, from the date to be notified by the authorities such goods and services which at the time of filing of return by the buyer have not been declared by the supplier in his return, कि उसने जो बायर है उसने उस डेट के हवाले से रिटर्न में डिक्लेयर नहीं किया कि ये कब परचेज की गई थी, और उस डेट के हवाले से अगर नोटिफाई किया गया हो कि ये अलाउड नहीं है, तो फिर वो अलाउ नहीं होगी उस टैक्स के ऊपर एडजस्टमेंट। पॉइंट आ रहा है, फर्दर टैक्स, एक्स्ट्रा टैक्स एंड वैल्यू एडिशन टैक्स लिवाइड अंडर द सेल्स टैक्स एक्ट 1990 जो फेडरेशन पे अप्लाई होता है, एंड रूल्स और नोटिफिकेशन इशूड देयर अंडर, यानी कि जो फर्दर टैक्स है, एक्स्ट्रा टैक्स है या वैल्यू एडिशन टैक्स है, इन पे भी क्लेम नहीं होगा। पॉइंट ऐसा है, गुड्स यूज्ड इन और permanently attached to, goods used in or permanently attached to immovable properties such as building, construction material, paints, electrical and sanitary fittings, pipes, wires, cables, glass products and furniture furnishings। इसके अलावा ऑफिस इक्विपमेंट्स हैं, एक्सक्लूडिंग दोज डायरेक्टली यूज्ड इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी के अलावा जो होंगे, of registered persons paying sales tax at the rate of not less than
16%। तो इसके अलावा जो रजिस्टर्ड पर्सन होगा जो सेल्स टैक्स 16% से कम पे कर रहे हैं और गुड जो हैं वो परमानेंटली अटैच कर दी गई हैं किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी पर, तो उनके ऊपर भी क्लेम नहीं करेंगे। पॉइंट ये है, सच गुड्स और सर्विसेज एज आर नोटिफाइड और स्पेसिफाइड बाय द अथॉरिटी टू बी इनएडमिसिबल फॉर टैक्स इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट। इसके अलावा अथॉरिटी को लास्टली जो है ये मैंडेट दिया गया कि वो कोई भी गुड्स हैं या सर्विसेज हैं जिनको वो नोटिफाई करेगी जिनके ऊपर इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट नहीं है तो वो भी क्लेम नहीं करेंगे। अच्छा, 16B ही चल रहा है टैक्स क्रेडिट नॉट अलाउड पे, और सब सेक्शन 2 इसका कहता है पॉइंट्स सारे हमने क्लियर कर लिए जिनके ऊपर टैक्स इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट नहीं हो सकती। नो पर्सन अदर दैन आ रजिस्टर्ड पर्सन, ये इंपॉर्टेंट बात है, नो पर्सन अदर दैन अ रजिस्टर्ड पर्सन शैल मेक एनी डिडक्शन और रिक्लेम इनपुट टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज मेड और टू बी मेड बाय हिम। यानी कि एक और ज़रूरी बात ये भी है कि उसका रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है जो क्लेम करेगा। सब सेक्शन नंबर 3 है, नॉट विद स्टैंडिंग एनी थिंग कंटेन इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स और एनी डिसीजन ऑफ एनी कोर्ट फॉर पर्पज ऑफ दिस सेक्शन नो इनपुट टैक्स क्रेडिट शैल बी अलाउड टू पर्सन हु पेड फिक्स टैक्स। किसी भी कानून में अगर उसको इजाज़त दी जा रही हो लेकिन यहाँ पर बात यह है कि वो फिक्स टैक्स पे कर रहा है अंडर एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और अंडर द रेस्पेक्टिव फेडरल और प्रोविंशियल सेल्स टैक्स, तो वो भी नहीं। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स और एनी डिसीजन ऑफ एनी कोर्ट फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन नो इनपुट टैक्स क्रेडिट शैल बी अलाउड टू द पर्सनस हु पेड फिक्स टैक्स। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि उस पर इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकता जो फिक्स्ड टैक्स पे कर रहा है। ठीक है जी, फिक्स्ड टैक्स वो प्रोविंशियल और सेल्स टैक्स के लॉ के हवाले से दोनों इसमें शामिल है, यानी कि वो फेडरल भी हो सकता है या प्रोविंशियल सेल्स टैक्स लॉ के मुताबिक, लेकिन अगर वो फिक्स टैक्स पे कर रहा है तो वो क्लेम नहीं कर सकता। इसके बाद आ जाता है हमारा सेक्शन नंबर 16C, एक्सटेंट ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ इनपुट टैक्स, कि कितने तक आप क्लेम कर सकते हैं, उसकी एक्सटेंशन दी गई है, अमाउंट दी गई है। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस एक्ट आ रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी अलाउड टू एडजस्ट इनपुट टैक्स इन टैक्स पीरियड इन एक्सेस ऑफ 90% ऑफ द आउटपुट टैक्स फॉर टैक्स पीरियड। यानी कि अगर लेट्स सपोज वो 1 लाख टैक्स पे कर रहा था, पे करना था उसकी लाइबिलिटी जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है एंड पे, यानी कि जो एक्स वाई जी की सर्विस की बात हो रही है, तो तीनों एक्स प्लस वाई प्लस जी को मिला के ज़्यादा से ज़्यादा 90,000 तक आप क्लेम कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, यानी कि 90%। सो 1 लाख का 90% जो है 90,000 बनता है, तो 90,000 तक मैक्सिमम वो क्लेम कर सकता है। द अथॉरिटी में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट एक्सक्लूड एनी पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन फ्राम परव्यू ऑफ सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 1 में जो कहा गया है इसमें ऐड भी कोई किया जा सकता है, एक्सक्लूड भी किया जा सकता है, इस हवाले से ये अथॉरिटी की पावर है। इसके बाद सेक्शन 16D है, रिफंड्स के हवाले से, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस एक्ट and subject to the conditions and restrictions as may be prescribed, the authority or any officer authorized by the authority may allow a registered person refund of tax claimed to have been paid through inadvertence, error or misconstruction। यानी कि अगर उसने कोई गलती से टैक्स पे किया तो उसको रिफ़ंड हो जाएगा, या फिर इस हवाले से कि अगर गवर्नमेंट से उसने क्लेम किया हुआ है और उस गलती का एहसास गवर्नमेंट को हो जाता है तो उसको रिफ़ंड करना पड़ेगा, ऐसा कोई भी क्लेम वो जो करता है। तो इस हवाले से 16D क्लैरिफाई करता है। चलें जी, अब हम अगर इसका ब्रीफ ओवरव्यू देखें तो हमारी आज की लर्निंग जो थी इसमें सेक्शन 16A 16 से लेकर 16A 16B 16C 16D, तो इसमें की लर्निंग्स क्या थी हमारी? टैक्स डिडक्शंस फॉर सर्विसेज एक्सक्लूसिवली यूज्ड, यानी जो एक्सक्लूसिवली यूज्ड की गई थी, अ पर्सन रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर द एक्ट कैन डिडक्ट द टैक्स पेएबल और ऑलरेडी पेड ऑन रिसीट ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज एक्सक्लूसिवली यूज्ड इन connection with the taxable services they provide. This deduction is subject to conditions and
the authority may disallow or restrict it in certain cases। तो हमने ये डिटेल से चीज़ें कवर की कि अगर कोई XYZ सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और सर्विस प्रोवाइड करने के साथ साथ सर्विस रिसिपेंट भी है वो अलग से X, Y और Z का, तो फिर उस पर वो टैक्स एडजस्ट करेगा। इसके बाद दूसरा पॉइंट था एडजस्टमेंट, डिडक्शन और रिफ़ंड। रजिस्टर्ड पर्सनस कैन क्लेम एडजस्टमेंट्स, डिडक्शंस। रजिस्टर्ड पर्सन, ये एक वाज़ेह बात की गई कि रजिस्टर्ड पर्सन कैन क्लेम एडजस्टमेंट, डिडक्शंस और रिफंड ऑफ टैक्स पेड और पेएबल अंडर एनी अदर लॉ फॉर taxable services or goods used in connection with the providing taxable services subject to prescribed conditions and restrictions। तो ये तो गवर्नमेंट के पास डेफिनेटली एक पावर होती है कि वो कंडीशंस और रेस्ट्रिक्शन अलाउ कर सकते हैं। इसके बाद है पेमेंट मैकेनिज़्म क्या होगा, वो बैंकिंग चैनल की बात हुई थी। पेमेंट्स एक्सीडिंग अ सर्टन थ्रेशोल्ड इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स must be made through specified banking instrument or ensure transparency and traceability। Non-compliance with this requirement can lead to the loss of entitlement to input tax credit or adjustment। इसके बाद आ जाता है, ये भी बात हमने बड़ी डिटेल से कवर की थी, रेस्ट्रिक्शंस ऑन इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट के जो इसमें एक्सक्लूड थे। सेवरल कंडीशंस आर आउटलाइंड अंडर विच इनपुट टैक्स adjustment is not allowed, such as the use of capital goods not exclusively used for taxable services, purchases from blacklisted or suspended suppliers, and goods and services used for non-business purposes। तो ये उसकी समरी बनती है। इसके बाद है लिमिटेशन ऑन इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट की जो लिमिट थी वो कितनी थी, रजिस्टर्ड पर्सन कैन नॉट adjust input tax in tax period exceeding 90% of the output tax फॉर टैक्स पीरियड। यानी कि इनपुट पे आप जो क्लेम करेंगे, आउटपुट का जो आपकी लाइबिलिटी बनती है, जो आप पे करना चाह रहे हैं, उसका 90% मैक्सिमम उसका आप क्लेम कर सकते हैं एज ए इनपुट फॉर दैट पीरियड अनलेस एग्जाम्प्टेड बाय द अथॉरिटी। हाँ, अथॉरिटी उसको एग्जाम्प्ट आप कर सकती है कि 90% से बढ़ भी सकता है, 90% से कम भी हो सकता है। अच्छा जी, इसके बाद रिफंड फॉर एरर्स। द अथॉरिटी और ऑथोराइज्ड ऑफिसर्स मेड अलाउ आर रिफंड ऑफ टैक्स क्लेम्ड to have been paid due to inadvertent errors or misconstruction subject to prescribed condition। तो उस टैक्स पे करने वाले को भी रिफंड हो सकता है अगर उसने इनपुट जो टैक्स एडजस्ट किया था, क्लेम किया था, उसमें कहीं फॉल्ट नज़र आता है तो वो भी उस इंडिविजुअल से भी रिफंड करवाया जा सकता है। सो ये था आज का हमारा सेशन। अब हम चलते हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के हवाले से क्विज़ की तरफ। टेस्ट लेते हैं आपसे। क्वेश्चन नंबर 1 है, According to the Act, who is entitled to deduct the amount of tax payable on receipt of taxable services used exclusively in connection with the services provided? Only the service provider, only the service recipient, both the service provider and the service recipient, the authority। Right option is C, both the service provider and the service recipient। Question number 2, under what conditions can a registered person claim adjustment, deductions or refund in respect of tax paid under any other law for taxable services used in connection with providing a taxable service? Holding a valid tax invoice not older than 6 tax periods. B, payment made through credit card. D, online transfer of payments. All of the above। Right option is holding a valid tax invoice not older than 6 tax periods। Question number 3, what type of transactions are required to be made through a cross check, bank draft or pay order according to the Act? Option A, transaction exceeding 50,000 rupees, transactions exceeding 1 lakh rupees, transactions exceeding 10,000 rupees, all transactions। Right option is transaction exceeding 50,000 rupees। Question number 4, which of the following is not a condition for claiming input tax adjustment according to the Act? Goods used or consumed for personal or non-business consumption, goods
or services related to the taxable supplies made by the registered person, goods used in immovable property, goods used for taxable supplies made by other registered persons. Right option is D, goods used for taxable supplies made by other registered persons. Question number 5. What is the maximum limit for adjusting input tax in a tax period according to the Act? 70% of the output tax, 80% of the output tax, 90% of the output tax, 100% of the output tax. Right option is 90% of the output tax. Question number 6. Who is not allowed to make any deductions or reclaim input tax in respect of taxable services? Registered person, unregistered persons, persons who paid fixed tax under any provisions of the Act, the authority. Right option is unregistered person. Question number 7. What is the term used for the bank account utilized by the registered person for business transactions according to the Act? Personal bank account, saving bank account, current bank account, business bank account. Right option is D, business bank account. Question number 8. Which tax related charges are not included in the amount of tax to be deducted or adjusted under subsection 1 or subsection 2? Additional tax, further tax, extra tax, all of the above. D option is right, all of the above. Question number 9. What is the term used for the rate of tax lesser than 15% of the charges or to a specific rate of tax not based on value according to the Act? Zero rating principle, specific tax rate, reduced tax rate, fixed tax rate. Right option is C, reduced tax rate. Question number 10. Under what conditions can a registered person be allowed a refund of tax claim to have been paid through inadvertence, error, or misconstruction according to the Act? No conditions required, subject to the conditions and restrictions as prescribed, only with the approval of the government, only if the authority permits. Right option is B, subject to the conditions and restrictions as prescribed. आज का सेशन यहाँ पे कंक्लूड करते हैं और आप हमारे ये कंप्लीट कोर्स हार्वर्ड एकेडमी की वेबसाइट www.harvardacademy.com एक्सेस कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।